हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते अच्छे होंगे एंड आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल येडुमी में स्वागत है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं सर वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं। इसलिए नहीं आते क्योंकि आपने नोटिफिकेशंस बेल को नहीं दबाया है। तो इसलिए थोड़ा सा धार्मिक बन जाइए और घंटे को ज़रूर दबाइए। तो आज के सेशंस में हम बात करने जा रहे हैं बेटा कूलम्स का नियम। इससे पहले मैंने ना एक वीडियो शूट किया था कूलम का नियम पे, और अनफॉर्चुनेटली उस वीडियो में जो है आवाज़ नहीं आया, तो इसलिए दोबारा से मुझे जो है कूलम का नियम का वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो डबल मेहनत है, तो वीडियोस में प्यार भी डबल होना चाहिए भाई। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट यूनिट है। चैप्टर फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक ना, यूनिट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी। क्या है भाई? स्थिर वैद्युतिकी। आते हैं हम कूलम के नियम पे, है ना। कूलम का नियम, ओहो कूलम का नियम, ठीक है ना। कूलम्स लॉ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। क्या है भाई? देखो 1785 में कूलम्स ने अपना ये नियम प्रतिपादित किया था। 1785 में उन्होंने अपना नियम प्रतिपादित किया था। तो थोड़ा सा बेसिक में चलते हैं। तो एज यू नो, आपको पता है अगर दो बिंदु आवेश है, दो, आपको पता है, देखो बैक स्लाइड में लिखता हूं। जैसे आपके पास पता है दो बिंदु आवेश है ना, एक प्लस का आवेश है, एक माइनस का आवेश है। तो आपको पता है इन दोनों के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इन दोनों के बीच में आकर्षण का बल होता है, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये भी आपको पता है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो आपको पता है इन दोनों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है भाई? प्रतिकर्षण होता है। जैसे माइनस और माइनस है, तो माइनस माइनस के बीच में भी क्या होता है बेटा? प्रतिकर्षण होता है ना। ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं भाई? प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश आकर्षित करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब मेनली अगर हम देखें तो ये एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। आवेश एक दूसरे पर क्या करते हैं? बल आरोपित करते हैं। तो जब ये बल आरोपित करते हैं तो बल कितना लगेगा? दो आवेश के बीच में बल, कितना बल काम करेगा भाई? कितना लगेगा? उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए कूलम्स ने एक फॉर्मूला दिया है हमें, है ना। कूलम्स ने क्या करा? एक उन्होंने तराजू यूज किया था, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया था उन्होंने, टॉर्शन बैलेंस उन्होंने यूज किया था फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। उन्होंने नंबर्स ऑफ चार्जेस के साथ उन्होंने काम किया, नंबर्स ऑफ चार्ज पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करके जो भी फोर्स निकल के आया उस फोर्स को लास्ट में उन्होंने कंक्लूड किया। और जब उन्होंने कंक्लूड किया ना, उसको जब उसका निष्कर्ष निकाला उन्होंने, तो क्योंकि कूलम्स बहुत ज्यादा प्रभावित थे किससे? न्यूटन से। न्यूटन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे वो, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से बहुत ज्यादा वो प्रभावित थे। इसलिए जब उन्होंने अपना फॉर्मूला दिया ना, दो आवेश के बीच लगने वाला बल, वो फॉर्मूला भी हूबहू किसके जैसा था? गुरुत्वाकर्षण नियम के जैसा था। गुरुत्वाकर्षण नियम के हिसाब से अगर हम चले तो आपको पता है अगर दो बिंदु द्रव्यमान हैं m1 और m2 और इनके बीच की दूरी r है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होता है F बराबर G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। कितना होता है? बल जो होता है वो F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। इतना बल उसके बीच में कार्य करता है। तो सिंपली ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, आपको पता है न्यूटन से गुरुत्वाकर्षण नियम, क्योंकि कूलम्स न्यूटन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने जो अपना नियम दिया वो नियम भी हूबहू जस्ट इसी इक्वेशंस के जैसा था, बस इसमें नोटेशन चेंज था। द्रव्यमान की जगह उन्होंने आवेश लिया और जी की जगह उन्होंने के लिया, एक स्थिर वैद्युतिकी बल नियतांक उन्होंने लिया, कि आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, कूलम का नियम किसके लिए वैलिड है? कूलम का नियम बेटा वैलिड है बिंदु आवेश के लिए। किसके लिए? बिंदु आवेश के लिए। अगर हमारे पास बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश के लिए ही कूलम का नियम एप्लीकेबल्स होता है। कूलम का नियम हम अप्लाई कर सकते हैं। बिंदु आवेश आप किसको मान सकते हैं? तो बिंदु आवेश मान सकते हैं, जैसे हमारा एक गोला है ना। अगर इस गोले की त्रिज्या इस दूरी के सापेक्ष, जैसे दो गोले हैं आपके पास, इस पे Q1 आवेश है, इस पे Q2 आवेश है, तो अगर इसका साइज, इसका आकार
इस दूरी के सापेक्ष क्या होता है, बहुत कम होता है, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश बोला जाता है। तो बिंदु आवेश जब किसी आवेशित वस्तु का आकार दूरी के कंपैरिजन में, दूरी के तुलना में बहुत छोटा होता है, तो उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम बिंदु आवेश मानते हैं, उसको बिंदु आवेश माना जाता है। तो बिंदु आवेश की अगर मैं यहां पे परिभाषा लिख दूं, है ना, बिंदु आवेश की परिभाषा ऊपर लिख देता हूं, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश, देखो बिंदु आवेश क्या होता है बेटा, है ना, यदि किसी आवेशित वस्तु का आकार दूरी की तुलना में बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, उसे बिंदु आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, उसको बिंदु आवेश कहते हैं। अगर किसी आवेशित वस्तु का आकार जो है दूरी के सापेक्ष ज्यादा बहुत छोटा होता है, तो उस आवेश को हम क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश बोलते हैं। और बिंदु आवेश के लिए ही कूलम का नियम जो है वैलिड है, ये पहली बात अपने दिमाग के अंदर भर लो। कूलम जो कि एक फ्रांसीसी फिजिसिस्ट थे, फ्रांस के थे ये फिजिसिस्ट, है ना, भौतिक शास्त्री हम इसको बोलते हैं, फिजिक्स फिजिसिस्ट थे, कहाँ के थे ये, फ्रांस के थे, ठीक है ना। तो इन्होंने देखो क्या कहा, इन्होंने कहा अगर हमारे पास दो बिंदु आवेश है, ये एक बिंदु आवेश है Q1, इससे r दूरी पर एक दूसरा बिंदु आवेश है कितना, Q2, तो कह रहे कि इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कह रहे किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल, दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मात्रा लिख सकते हो या परिमाण लिख सकते हो, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है या अनुदिश होता है। तो इन दोनों के बीच में मान लो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, आपको पता है दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इनके बीच लगने वाला जो बल है इसकी दिशा जो होगा इस लाइन के अनुदिश इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस पे बल जो है इस लाइन के अनुदिश इस दिशा में लगेगा। बल कभी इस दिशा में नहीं लगेगा, कभी इस दिशा में नहीं लगेगा, या इस दिशा में नहीं लगेगा। इन दोनों को जिस लाइन के द्वारा हम मिलाएंगे उस लाइन के ही अनुदिश काम करेगा, उस लाइन के अनुदिश ही ये लगेगा, ठीक है ना, क्लियर है, यस। तो मान लेते हैं, माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। किस पे स्थित है, r दूरी पर स्थित है। तो कूलम के नियम अनुसार, कूलम के नियम के अनुसार, देखो कूलम के नियम के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा कि बल जो है वो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इसका मतलब है कि बल F जो है वो समानुपाती हो जाए Q1 Q2 के। फर्स्ट F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, सेकेंड F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इनके बीच की दूरी कितना है, r है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा, ठीक है। समीकरण दोनों को अगर हम क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं, दोनों समीकरणों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। दोनों समीकरण से देखो, दोनों समीकरण को अगर हम मिक्सअप करेंगे तो हमारे पास यहां पे मिलेगा कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा r²। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r² हो जाएगा। जब यहां से एक समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा भाई, यहां पे एक कांस्टेंट आएगा k, क्या आएगा, कांस्टेंट हो जाएगा k Q1 Q2 बाय r², क्या जाएगा, Q1 Q2 बाय r²। तो लिखेंगे जहां k एक
समानुपाती नियतांक है, जहां के एक समानुपाती नियतांक है, इसे स्थिर वैद्युतिकी विद्युत कैसे लिखो, स्थिर वैद्युतिकी बल नियतांक कहते हैं, बल नियतांक कहते हैं, इसे स्थिर वैद्युतिकी बल नियतांक कहते हैं, ठीक ना। स्टैटिक फोर्स कांस्टेंट इसको इंग्लिश में बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि हमने जो आवेश रखा है ना, इस आवेश को किस माध्यम पे रखा है, उस माध्यम पे डिपेंड करेगा, उस माध्यम पे निर्भर करेगा। इसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम तथा मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, ठीक ना। मतलब के का जो वैल्यू है, वो वैल्यू जो है दोनों आवेशों के बीच का माध्यम, मतलब दोनों आवेशों के बीच में क्या माध्यम है, मीडियम क्या है, वायु है, निर्वात है, जल है, लोहा है, कोई आपका मोम है, या आपका कोई ऑयल है, क्या रखा है दोनों आवेशों के बीच में, उस पे निर्भर करता है, तो इसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम तथा मात्रक पद्धति। अब मात्रक पद्धति आप क्या ले रहे हो, आप एसए सिस्टम ले रहे हो, आप सीजे सिस्टम ले रहे हो, आप एपीएस सिस्टम ले रहे हो, कौन सा सिस्टम आप यहां पे अडॉप्ट कर रहे हो, उस पे भी ये निर्भर करता है, ठीक है ना। उस पे भी ये क्या करता है भाई, निर्भर करता है। ओहो गजब भैया, सुंदर और लाजवाब, बेहतरीन, मजा आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मान देखो, अब इसका जो वैल्यू होता है ना, वो वैल्यू क्या होता है वो देख लेते हैं। तो इसका मान के का जो मान होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। जहां एप्सिलॉन नॉट माध्यम का परावैद्युतांक होता है, सॉरी निर्वात का, माध्यम नहीं, यहां पे एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको, एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे, ठीक है ना। एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता है। विद्युतशीलता को हम इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं परमिटिविटी, है ना। परमिटिविटी, है ना, परमिटिव बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला जाता है। तो इसको निर्वात की विद्युतशीलता हम इसको बोलते हैं। और निर्वात की विद्युतशीलता जो है, इसका वैल्यू जो होता है बेटा, इसका मान जो होता है, इसका मान होता है एप्सिलॉन का मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है कितना, 8.854 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, ठीक है ना। अब अगर हम के का वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो बल हो जाएगा हमारा, तो बल देखो फोर्स आपका हो जाएगा F इज इक्वल टू यहां पे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो निर्वात में ये फॉर्मूला किसके लिए यूज करते हैं, ये निर्वात के लिए यूज करते हैं, निर्वात के लिए इसको यूज किया जाता है। अगर निर्वात में अगर हम दो आवेशों के बीच में हमें बल निकालना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक ना। किसके लिए यूज करेंगे, ये निर्वात के लिए यूज करेंगे। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, अब सिंपली हम यहां पे अगर किसी माध्यम की बात करते हैं, माध्यम में बल कितना हो जाएगा, तो माध्यम में बल के लिए फॉर्मूला जाए F इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्या जाएगा, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये कैपिटल के हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो है ना ये स्मॉल के है, यहाँ पे स्मॉल के ले लेना इसको, ठीक है ना।
तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे F इज इक्वल टू जाएगा 1/4 K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या बल F बराबर यहाँ पे जो 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जहां पे एप्सिलॉन जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको माध्यम की विद्युतशीलता बोलते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता यहां पे इसको बोला जाता है। मतलब जिस माध्यम में हमने रखा है उस माध्यम की विद्युतशीलता क्या है, विद्युतशीलता क्या होता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से कि विद्युतशीलता क्या होता है। और यहां पे जो K हमने लिया है, K को हम बोलते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। क्या बोले जाता है, परावैद्युतांक, किसका, माध्यम का, ठीक ना। तो माध्यम का सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। जो K है ना, K को हम इसको हम एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं और K से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एप्सिलॉन आर या K को हम बोलेंगे सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परावैद्युतांक को क्या बोलते हैं हम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको हम बोलते हैं, जो कि कैपेसिटर में बहुत ज्यादा यूज होगा, देखना जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे उसमें बहुत ज्यादा इसको यूज करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं, परावैद्युतांक को क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक, इंग्लिश के वर्ड भी आप देखते चलो, ठीक ना, इंग्लिश भी आपका सही हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या पढ़ते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ते हैं। ओहो भाई गजब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओहो भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ गया, जल्दी से बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि विद्युतशीलता और परावैद्युतांक क्या होता है। विद्युतशीलता को अगर हम समझें तो विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है, विद्युतशीलता आगे स्लाइड में डेफिनेशंस का है, बट मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है। देखो विद्युतशीलता जो है ना, ये किसी भी माध्यम का, किसी भी माध्यम का बल के प्रति प्रतिरोध को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, प्रतिरोध को दर्शाता है, बल के प्रति प्रतिरोध को दर्शाता है ना। तो जो विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता का मतलब है माध्यम का प्रतिरोध, बल के प्रति माध्यम का प्रतिरोध। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या बल के प्रति माध्यम का प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या है कि वो बल को कितना रोक रहा है। जब दो आवेश के बीच में बल लग रहा है तो उस बल को वो कितना रोक रहा है, तो उस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है विद्युतशीलता। तो किसी माध्यम का बल के प्रति जो प्रतिरोध होता है, जो प्रतिरोध को वो दर्शाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए देखो, सिंपली मान लो, उदाहरण के लिए मान लो कि ये आप हो, ठीक ना, और ये आपका मित्र है भाई, ये आपका मित्र है, और ये आप दोनों किस में हो, वायु में हो, आप दोनों किस में हो, वायु में। आपने क्या करा, आपको अपने मित्र पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, बहुत ज्यादा, उसने कुछ आपको छेड़ दिया, आपको कुछ बोल दिया भाई, और आपको गुस्सा आया उस पर। उसने कहा यार तूने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, हाँ तेरी हिम्मत कैसी वैसे कहने की। और आपने ऐसे कहते हुए क्या कर दिया, उसको एक चाटा मार दिया जोर से उसके गाल पे, उसका गाल लाल हो गया। आपने क्या कर दिया, अपने गुस्से में आके उसके गाल पे एक बहुत जोर से चाटा मार दिया, थप्पड़ बजा दिया कस के, और वो चिल्लाने लग गया, यार तूने ऐसे कैसे मार दिया यार, बहुत तेज पड़ गई यार, आई माँ। आपने कहा यार गलती कर दी मैंने, फिर भी आपने मार दिया उसको, वायु में आप दोनों थे, आपने मार दिया उसको, बहुत तेज पड़ गया उसको, बहुत तेज। फिर चलो
कैसे भी ऐसे करके मामला रफा दफा हो गया और उसने माफ कर दिया। अब इसी सिनेरियो को, ये जो हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया ना, इसी सिनेरियो को जब हमने जल में लिया, इसी सिनेरियो को हमने किस में लिया भाई, हमने बोला आप दोनों किस में हो भाई, जल में हो, जल में हो। मान लो वायु में जो बल इस पे लगाया थप्पड़ का, थप्पड़ जब आपने पढ़ा, आपने इसको जब थप्पड़ जड़ दिया ना, तो रुक जाओ एक मिनट, हाँ, थप्पड़ का कितना पड़ा, मान लो 80 न्यूटन का बल जो है आपने उसके गाल पे मार दिया भाई, कस के मार दिया। अब आप दोनों, हमने क्या कहा, आप एक काम करो, आप जाओ जल के अंदर, और जल के अंदर फिर वही सिनेरियो क्रिएट हुआ, आपके मित्र ने आपको कुछ बोल दिया, उल्टा सुल्टा बोल दिया और आपको गुस्सा आया, और जल के अंदर ही, पानी के अंदर ही आप तैर रहे थे और तैरते हुए आपने मार दिया मित्र को एक थप्पड़, जड़ से जोर से आपने थप्पड़ मारा। अब अगर आपने जल में उसको थप्पड़ मारोगे ना, तो क्या होगा, वो बल तो लगेगा, थप्पड़ तो पड़ेगा, बट बहुत कम पड़ेगा, है ना। थप्पड़ तो पड़ेगा बट थप्पड़ क्या होगा, बहुत कम पड़ेगा, और वो बल जो है आप थप्पड़ मारोगे, जो बल लगेगा ना उसमें, वो 1 न्यूटन का लगेगा, या 1 न्यूटन से भी कम लगेगा। मतलब बल उतने जोर से, मतलब थप्पड़ उसको उतने जोर से नहीं पड़ेगा जितना वायु में पड़ रहा था। जितना तेज वायु में पड़ा है उतना तेज जल के अंदर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जल ने क्या करा, बल को रेजिस्ट किया, बल को उसने रोका है। जल ने क्या करा भाई, जल ने बल को रोका है, रोक दिया भाई, क्या कर दिया, इसने रोक दिया। मतलब जितना थप्पड़ वायु में पड़ रहा था उतना तेज थप्पड़ जो है जल के अंदर नहीं पड़ता है भाई, सिंपल सी बात है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट अपने लेवल पे भाई। इसके लिए अगर आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हो घर पे, कुछ होता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं बनूंगा भाई, ठीक है ना। अगर करना है आपको एक्सपेरिमेंट, खुद अपने लेवल पे करो भाई, मेरे पे ब्लेम मत करना कि सर ने ऐसा कहा था तभी हमने करा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो अगर हम देखते हैं वायु में थप्पड़ बहुत तेज पड़ता है, जल में बहुत धीरे पड़ता है, तो इसका मतलब हमने मारा उतनी तेज से, हमने एनर्जी उतना ही वेस्ट किया जितना वायु में वेस्ट किया था, उतना ही एनर्जी हमने जल में भी वेस्ट किया। बट दोनों के केस में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, बल कम हो जाता है। तो क्योंकि माध्यम ने बल को क्या करा, रोक दिया, मतलब जल ने बल को क्या करा, रोका, उसको रेजिस्ट किया, उसको कम किया। तो माध्यम के इस गुण को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, विद्युतशीलता बोलते हैं। आई थिंक इज इट क्लियर नाउ, सिनेरियो इज क्लियर कि विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है। विद्युतशीलता का मतलब होता है कि जब हम किसी आवेश को निर्वात से उठा के किस में रख देते हैं, जल के अंदर रख देते हैं, किसी माध्यम के अंदर रख देते हैं, तो माध्यम क्या करता है, उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कर देता है, कम कर देता है। उस बल को वो रोकने की कोशिश करता है, उस बल को वो कम करने की कोशिश करता है। तो माध्यम के इस गुण को हम बोलते हैं विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं भाई, विद्युतशीलता बोलते हैं। ओके, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। विद्युतशीलता आपको समझ में आ गया। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब परावैद्युतांक क्या होता है ना। परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। देखो परावैद्युतांक का मतलब क्या होता है, परावैद्युतांक का मतलब होता है सिंपली कि कोई भी माध्यम निर्वात के सापेक्ष बल को कितना गुना कम किया है। कोई माध्यम, कोई भी माध्यम निर्वात के सापेक्ष बल को कितना गुना कम किया है, कितना गुना कम किया। जैसे हमें एग्जांपल्स में हमने देखा यहां पे कि बल जो थप्पड़ का पड़ता है वो कितने का पड़ता है भाई, 80 न्यूटन का। लेकिन जल में वही थप्पड़ कितने न्यूटन का पड़ता है भाई, 1 न्यूटन का पड़ता है। जल ने कितना गुना कम किया, जल ने 80 गुना कम कर दिया।
उस बल को जल ने कितना गुना कम कर दिया, 80 गुना कम कर दिया। तो 80 क्या हो जाएगा, 80 जो है 80 जो है वो उस माध्यम का परावैद्युतांक हो जाएगा। क्या जाएगा, उस माध्यम का परावैद्युतांक हो जाएगा। तो आई थिंक इज इट क्लियर, थोड़ा थोड़ा सिनेरियो आपको क्लियर हो गया, थोड़ा थोड़ा सिनेरियो क्लियर हो गया होगा। परावैद्युतांक क्या होता है, विद्युतशीलता क्या होता है, समझ में आ गया होगा। जल्दी से बोलना कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बोलो क्या ये चीज क्लियर हो गया होगा, यस या नो, जल्दी से यस। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा तो बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरीके से इंटरेस्टिंग फैक्ट के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा चैनल पे, बेसिक के साथ पढ़ाया जाएगा, हर एक चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स में एक स्ट्रांग बनो और मतलब बहुत ज़्यादा आप स्कोर करो मैथमेटिक्स में और फिजिक्स के अंदर, और हमारा जो है नाम रोशन करो आप लोग, ठीक है ना, यही चाहते हैं। और आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा रिसर्चेस करो फिजिक्स के फील्ड में और इंडिया के लिए आप काम करो, है ना। तो उसके लिए बेसिक से आपको सीखना पड़ेगा फिजिक्स। तो बेसिक से सीखने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा ये एडुमी के साथ, एडुमी यूट्यूब चैनल के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है। दिस इज अ बेस्ट यूट्यूब चैनल हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आपको पूरी प्रिपरेशंस कराएंगे सारे सब्जेक्ट की आने वाले टाइम में। बट अभी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मैं पूरी प्रिपरेशंस कराऊंगा, हर एक चीज करवाऊंगा। तो इसलिए बने रहो, जुड़ जाओ स्टार्टिंग से, ताकि एंड तक हम कुछ फोड़ सके, है कि नहीं है। अच्छा अब आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। देखो निर्वात में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, देखो दो बिंदु आवेश है, मान लो यहां पे ये दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कितने दूरी पर है, r दूरी पर है, q1 ये q2 है। इनके बीच लगने वाला जो बल होगा ना, इनके बीच लगने वाला बल जो होगा निर्वात में, पहले बात करेंगे हम किसके, निर्वात में बात करेंगे। तो बल F बराबर क्या जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। ये F V ले लो इसको, V का मतलब वैक्यूम होता है। और किसी माध्यम में कितना लगेगा, F M, M इज मीडियम, FM इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्या जाए, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ओहो गजब, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई, यस। अच्छा इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक ना। समीकरण 2 डिवाइड बाय समीकरण 1, समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। देखो FM डिवाइड बाय FV इज इक्वल टू क्या जाए, FM कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर डिवाइड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/K बचेगा। तो अगर आप यहां से K निकालोगे तो K इज इक्वल हो जाएगा FV डिवाइड बाय FM। मतलब दो बिंदु आवेश के बीच में निर्वात में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाला बल का जो अनुपात है, उस अनुपात को हम बोलेंगे परावैद्युतांक। तो K इज इक्वल टू, अगर बल के पदों में लिखते हैं तो बल के पदों में लिखेंगे K इज इक्वल टू FV डिवाइड बाय FM। क्या लिखेंगे, FV डिवाइड बाय FM। और एज यू नो यहां से FM इज इक्वल टू हो जाएगा, FM इज इक्वल टू FV डिवाइड बाय K। तो अगर अब बात करें तो FM जो होगा ये लेस होगा किससे, FV से। मतलब निर्वात में जब हम रखते हैं किसी आवेश, माध्यम में जब हम रखते हैं किसी आवेश को, तो वह निर्वात के कंपैरिजन में माध्यम में बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखो इसकी डेफिनेशंस हैं, थोरली इसको लेके चलते हैं। विद्युतशीलता डेफिनेशंस यहां पे लिखा है, अतः किसी माध्यम में स्थित बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का परिमाण माध्यम के जिस वैद्युत गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उस वैद्युत गुण को हम क्या करते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता हम बोलते हैं। फिजिक्स के लैंग्वेज में हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बट मैंने इसके एक्चुअल एंड रियल मीन क्या होता है वो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये माध्यम का क्या है, एक प्रतिरोध है, जिसके कारण वो बल के मार्ग में क्या कर रहा है, एक प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। ओके भाई, बहुत बढ़िया। आ जाओ अब देखो, अब अगर हम बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की बीमा की, तो देखो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है भाई, माध्यम लिख रहा हूं, मात्रक क्या होता है भाई इसका,
बताओ भाई जल्दी से, कमेंट में जल्दी से बता दो। मात्रक, ओहो गजब। देखो उसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, देखो बीमा अगर हम लिखते हैं भाई, क्या लिखते हैं, बीमा इसका लिखेंगे तो आवेश की बीमा, आवेश की बीमा क्या होता है, एटी होता है ना। बल की बीमा आपको पता है क्या, नहीं पता है तो याद कर लो, MLT-2 होता है, ये बल की बीमा है। और लंबाई की बीमा तो आपको पता ही होगा, तो लंबाई की बीमा जो है भाई क्या होता है, L होता है। तो यहां पे इसकी बीमा रख दो, तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा हो जाएगा भाई, देखो AT डिवाइडेड बाय, ओ हो भाई MLT-2 इंटू L स्क्वायर, क्योंकि M क्या मीटर है, तो मीटर का बीमा हो जाएगा L स्क्वायर। मीटर का हो जाएगा L और मीटर स्क्वायर है तो ये L स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो AT डिवाइडेड बाय, देखो M L की पावर 3 T की पावर -2, अच्छा C स्क्वायर है ना, ये T स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये A स्क्वायर T स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है। देखो A स्क्वायर T की पावर, देखो इसको ऊपर ले जाएंगे तो T2 और यहाँ पे -2 है तो प्लस हो जाएगा, तो T की पावर 4 और M की पावर -1 इंटू L की पावर -3। तो अगर हम सिस्टमैटिक इसको लिखते हैं, सिस्टमैटिक वे में इसको लिखेंगे तो M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4 और A की पावर 2, तो ये हो जाएगा इसकी बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। इसकी बीमा भाई एप्सिलॉन नॉट की बीमा। तो ये भी याद रखना कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होता है, और एप्सिलॉन नॉट का मान मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी याद रखना स्टैंडर्ड वैल्यू है, क्या है भाई, ये इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है। ओहो, आ जाओ, देखो अब यहां पे परावैद्युतांक को उन्होंने डिफाइन कर रखा है, ठीक ना, परावैद्युतांक, अतः किसी माध्यम का परावैद्युतांक वायु या निर्वात में कुछ दूरी पर स्थित दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर उसी माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होता है, जो कि अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था कि इज इक्वल टू FV/FM। उसी से इन्होंने डेफिनेशंस बनाया कि इज इक्वल टू FV डिवाइड बाय FM, जो हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, इसी फॉर्मूले के यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इसको फॉर्मुलेट किया है। ठीक है, देखो निर्वात या वायु के अतिरिक्त किसी भी माध्यम के लिए K का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। जैसे जल के लिए K का जो वैल्यू होता है वो 81 होता है। K का वैल्यू कितना होता है, 81 होता है। जल के लिए K का वैल्यू कितना होता है भाई, 81 होता है। तो इसलिए अगर ये K का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो अगर अब ये K का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो एज यू नो कि मीडियम में, माध्यम में जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, वो लेसर हो जाएगा, FA मींस एयर या वैक्यूम, है ना। तो बल में सॉरी निर्वात में या वायु में जो बल लगेगा उसके कंपैरिजन माध्यम में बल क्या जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप यहां से ये निष्कर्ष निकाल सकते हो, निष्कर्ष प्राप्त होता है कि दो वैद्युत आवेशों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम उपस्थित होने पर उनके बीच वैद्युत बल घट जाता है। क्या हो जाता है भाई, उनके बीच वैद्युत बल जो है वो घट जाता है। क्या हो जाता है भाई, घट जाता है। ओहो, अति संतुष्टि प्राप्त हुई भाई। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि परावैद्युतांक क्या होता है। किसी को कोई डाउट है अभी भी तो आप पूछ सकते हो बेटा, ठीक ना। कमेंट सेक्शन आपके लिए फ्री है, कमेंट सेक्शन में जाओ, पूछो। वीडियोस को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, वीडियोस को शेयर कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यस, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, है ना, वेक्टर्स फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें, क्योंकि कूलम्स लॉ क्या बताता है, दो बिंदु आवेश के बीच बल को बताता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा, उस बल की दिशा को भी बताता है। तो बल जो है वो क्या है, एक सदिश राशि है। तो बल अगर सदिश राशि है तो बल का जो एक्सप्रेशंस है उसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो वेक्टर्स फॉर्म, आपको वेक्टर्स के बारे में पता है, वेक्टर्स राशि होती है जिसको प्रदर्शित करने के लिए क्या चाहिए, परिमाण चाहिए और दिशा चाहिए। दूसरी, वो सदिश के नियमों का क्या करता हो, पालन करता हो। तो ऐसी राशि को हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं,
है ना। तो फोर्स जो बल है हमारा, बल भी एक सदिश राशि है। तो मान लेते हैं, माना निर्वात में दो बिंदु आवेश है हमारे पास, एक Q1 और एक दूसरा हमारा Q2। Q1 एंड Q2 दो बिंदु आवेश है और ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। देखो अब जो है यहाँ पे जो Q1 आवेश है, ये Q1 आवेश Q2 पे एक बल आरोपित करेगा, किस दिशा में, इस दिशा में, कितना, F21, क्या लगेगा, F21, है ना। सेकंड पे फर्स्ट के द्वारा बल, तो इसको हम रिप्रेजेंट F21। सेम एज इट इज जो Q2 आवेश है वो Q1 पे क्या करेगा, एक बल आरोपित करेगा, किस दिशा में, वो इस दिशा में बल आरोपित करेगा, तो F12, क्या लगेगा, F12, ठीक है ना। F12 क्या प्रदर्शित कर रहा है, F12 प्रदर्शित कर रहा है कि पहले पे दूसरे आवेश के कारण आरोपित बल है, F21 ये है सेकंड पे पहले के द्वारा आरोपित बल है। अच्छा, अब दो, अगर हम Q1 के सापेक्ष Q2 की अगर स्थिति सदिश लिखते हैं, Q1 के सापेक्ष Q2 की क्या लिखते हैं बेटा, स्थिति सदिश अगर हम लिखेंगे, स्थिति सदिश क्या रिप्रेजेंट करता है, स्थिति सदिश आपका रिप्रेजेंट करता है किसी भी पॉइंट के लोकेशंस को वो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, लोकेशंस को वो रिप्रेजेंट करता है। देखो तो इसका जो यूनिट वेक्टर्स हो जाएगा Q1 के रिस्पेक्ट में Q2 का जो स्थिति सदिश हो जाएगा बेटा, या एकांक सदिश हो जाएगा R12, क्या जाएगा, R12 का कैप, एंड Q2 के सापेक्ष Q1 की जो स्थिति सदिश है या एकांक सदिश जो होगा वो R21 हो जाएगा, क्या जाएगा, R21 हो जाएगा, ठीक है। यस, इज इट क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया, चलो देखो, तो कूलाम के नियम के अनुसार हम बात करते हैं, किसके, कूलाम के। तो कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल का परिमाण किसमें, निर्वात में, किसकी बात करते हैं, निर्वात में बात करते हैं। कितना बल लगेगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R², ये इसका परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अच्छा, ये परिमाण हो गया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। ओहो, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम देखो दोनों आवेश अगर हमारा पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे दोनों आवेश Q1 और Q2 जो है वो क्या है, वो हमारा विपरीत प्रकार के आवेश है। अगर ये विपरीत प्रकार के आवेश है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, देखो Q1 ने Q2 पे कितना बल लगाया, तो लगाया गया बल हो जाए F21, वेक्टर किसमें लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो F21 इज इक्वल टू तो ये आपका जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R², और इसके साथ हम क्या दिखा देंगे, दिशा को भी ऐड कर देंगे। तो एकांक सदिश जो होता है बेटा, वो एकांक सदिश किसको रिप्रेजेंट करता है, दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे एक नोट पॉइंट करके मैं लिख देता हूं, एकांक सदिश किसी भी सदिश के दिशा को प्रदर्शित करता है ना। तो जो एकांक सदिश है वो क्या करता है, वो किसी भी दिशा सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यूनिट वेक्टर जो होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R² इनटू R12। देखो इसके डायरेक्शन में 21 के डायरेक्शन में कौन है, R12, तो यहां पे जो R12 का कैप हो जाएगा, क्या जाएगा, R12 का कैप हो जाएगा, ठीक है। तो R12 के कैप हो जाएगा। R12 जो है, R12 कैप जो है वो F21 की दिशा को क्या कर रहा है बेटा, यहां पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो सेम एज इट इज
सेम एज इट इज, ठीक है ना, Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, देखो कितना होगा, F कितना होगा बेटा, F12 इज इक्वल टू 1 पे सेकंड के द्वारा फोर्स कितना लगेगा, ये जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R21 का क्या, देखो इसके डायरेक्शन में कौन है भाई, इसके डायरेक्शन में R∩21 है ना, या R21 कैप इस डायरेक्शन में, तो इसकी दिशा को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा, इसकी दिशा को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, यस। अगर हम इन दोनों को अगर हम देखें, यूनिट वेक्टर्स को देखें, बट लेकिन R12 कैप इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R12, 21 कैप इज नेगेटिव ऑफ R12, इसका मतलब क्या है कि दोनों एकांक सदिश एक दूसरे के क्या है, अपोजिट दिशा में है, विपरीत दिशा में है। अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं तो उनके बीच जो बल होगा, तो आप यहां पे लिख सकते हो बल F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R F21, इसका मतलब 12 एंड 21 एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो ये मैग्नीट्यूड में तो क्या होते हैं, सेम होते हैं, परिमाण में ये समान होते हैं, बट दिशा में क्या होते हैं, ये विपरीत होते हैं। क्या होते हैं, दिशा में ये विपरीत होते हैं। ओके, गॉट इट, आई थिंक, इज इट क्लियर। तो जो आपका वैद्युत बल होते हैं, जो आवेश Q1 Q2 पे लगाएगा और Q2 Q1 पे लगाएगा, तो वो दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करते हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड में लगते हैं, इक्वल फोर्स लगते हैं। तो इसीलिए यहां पे जो कूलम का जो नियम है, यहां पे जो वैद्युत बल है, वो न्यूटन्स के तृतीय नियम को क्या करता है, तृतीय नियम का पालन करता है, ठीक ना। क्या होता है, तृतीय नियम का पालन करता है। तो इसका अर्थ है कि, देखो लिख देता हूं मैं, इसका अर्थ है कि दोनों आवेश ऐसे लिख दो, दोनों आवेश एक दूसरे पर समान परिमाण का बल आरोपित करता है, का बल विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में आरोपित करते हैं, विपरीत दिशा में आरोपित करते हैं, है ना, विपरीत दिशा में आरोपित करते हैं। इसलिए यह लिख सकते हैं, अतः वैद्युत बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। क्या करता है, यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, ठीक है। तृतीय नियम कौन सा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया बल, है ना। तो ये जो बल है F12 एंड F21, तो ये क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया बल है, जो कि दो अलग अलग वस्तुओं पे लग रहा है और विपरीत दिशा में लग रहा है, समान परिमाण में लग रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे, ये तो आपका एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि जो आपका वैद्युत बल है वो एक लाइन के अनुदिश काम करता है, लिख सकते हैं, चूंकि वैद्युत बल एक रेखा के अनुदिश कार्य करता है, रेखा के अनुदिश कार्य करता है, इसलिए यह एक केंद्रीय बल है। क्या भाई, केंद्रीय बल है, यह एक सेंट्रल फोर्स है। क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रल फोर्स है, अर्थात यह संरक्षी बल है, अर्थात यह एक संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षी का मतलब होता है कंजर्वेटिव, इंग्लिश में इसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। तो आपने बल दो तरीके के पढ़े हैं, एक संरक्षी बल पढ़ा है और आपने एक असंरक्षी बल पढ़ा है। क्लास 11 के अंदर नहीं पढ़ा है तो समझ लो, संरक्षी बल क्या होता है, संरक्षी बल के द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो सदैव क्या होता है, संचित होता है, या संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य कभी भी पथ पर निर्भर नहीं करता है, वो वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। असंरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य
हमेशा उसके पथ पर निर्भर करता है, उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर नहीं करता है, वो पथ पर निर्भर करता है। तो इसलिए यहां पे जो वैद्युत बल है वो एक केंद्रीय बल है, क्योंकि एक सेंटर की तरफ वो हमेशा काम करता है। देखो अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव चार्जेस की बात, है ना, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, जैसे ये क्यू चार्ज है Q1, ये आपका Q2 चार्ज है ना, तो बल जो लगेगा देखो यहां से निकल के, इस सेंटर से निकल के वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। किस डायरेक्शन में लग रहा है? वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, F21, है ना। और जो F12 लगेगा वो आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, वो आपका इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये F12 लगेगा। तो अगर आप देखो तो यहां पे सेंटर से ये निकल रहा है, ये इसका क्या हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, इस सेंटर से निकल रहा है, तो इसलिए सेंटर से ये जाता है, तो इसलिए हम इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर हम बात करते हैं दो अपोजिट चार्जेस की, एक पे हमारा प्लस का Q1 चार्ज है, एक पे हमारा माइनस का Q2 चार्ज है, एक पे है प्लस का Q1 चार्ज और दूसरे पे क्या है, माइनस का Q2 चार्ज है। तो इस केस में दोनों के द्वारा जो बल लगेगा, क्योंकि यहां पे बल किसका होगा, आकर्षण का होगा, अगर बल आकर्षण का है तो देखो ये जो इस पे जो बल लगेगा वो इसकी तरफ होगा, है ना, इसकी तरफ वर्क करेगा, सेंटर की तरफ F12, यहां पे एक सेंटर है, और इस पे जो बल लगेगा वो भी इस सेंटर की तरफ ही सेंटर की तरफ ही काम करेगा ये, तो इसका बल भी इस डायरेक्शन में ही लगेगा, इस सेंटर की तरफ F21। तो यहां पे ये दोनों बल कहां काम कर रहे हैं, एक केंद्र की तरफ काम कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय बल बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स हम इसको बोलते हैं। क्लियर है? या तो उस केंद्र से बाहर की तरफ होगा या उस केंद्र की तरफ होगा। तो इसलिए हमारा जो बल है, कूलम बल है या वैद्युत बल है, वो एक केंद्रीय बल है, और केंद्रीय बल अगर है तो ये हमारा एक संरक्षी फोर्स भी होता है, मतलब आपका कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है, संरक्षी बल भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक इज इट क्लियर? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, आ जाए। देखो उदाहरण नंबर 3, देखो उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 2 बाद में करवाऊंगा, उदाहरण नंबर 3 क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे कि समान आवेश से युक्त दो बिंदु आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे होने पर 8 न्यूटन बल का अनुभव करता है। यदि यह आवेश इतनी ही दूरी पर जल में रख दिया जाए तो उनके बीच कितना बल उपस्थित होगा, और जल के लिए दे रखा है परावैद्युतांक कितना, 80, कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। तो निर्वात में कितना बल लग रहा है भाई, निर्वात में बल कितना भाई, देखो निर्वात में बल कितना लग रहा है, 8 न्यूटन का। Fv इज इक्वल टू वॉट, दैट इज 8 न्यूटन। ओहो सुंदर, मजा आ गया। F इज इक्वल टू वॉट, दैट इज 8 न्यूटन। ओके देखो अब यहां पे K वाटर के लिए कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, 80 दे रखा है, ठीक है, और दूरी यहां पे दे रखा है 1 मीटर। दूरी क्या दे रखा है भाई, R इज इक्वल टू 1 मीटर। इसका कोई काम नहीं होगा, क्योंकि सेम दूरी पे ही हम आवेश को किस में रख रहे हैं, हम जल के अंदर रख दे रहे हैं। किसके अंदर रखेंगे भाई, जल के अंदर इसको रख देंगे। ओहो ठीक हो, तो जल में, सॉरी जब लिख दिया, जल में आवेशों को रखने पर लगने वाला आवेश, जल में आवेशों को रखने पर उस पर लगने वाला बल देखो कितना होगा, F वाटर इज इक्वल टू मीडियम में फोर्स, दैट इज FV डिवाइड बाय K। ये अभी रिलेशन हमने पढ़ा था, मीडियम में एंड वैक्यूम में जो फोर्स का रेशियो है दैट इज इक्वल टू K के इक्वल हो जाएगा। तो FV कितना बेटा आपका 8 डिवाइड बाय 80, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1/10, दैट इज 0.1 न्यूटन। ठीक है ना। तो FW इज इक्वल टू कितना जाएगा बेटा आपका, जल में जो बल लगेगा, जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा 0.1 न्यूटन, मतलब जल में थप्पड़ कम पड़ रहा है। ठीक है, तो FW इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन। ओहो भाई सुंदर, मजा आ गया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो इसके बाद उदाहरण नंबर 2 भी कर लेते हैं हम, एक बार इसको भी देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच दूरी 5.3 गुणा 10⁻⁻11 मीटर है। उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। सबसे पहले हम वैद्युत बल निकालते हैं,
है ना। देखो दोनों पे आवेश कितना होगा भाई, देखो आवेश दोनों पे, आवेश है ना, प्रोटॉन पर कितना होगा Q1 इज इक्वल टू, देखो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम, है ना। आवेश इलेक्ट्रॉन पर, है ना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा Q2 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। ये ऋणात्मक आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इस पे। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक ना। इस बल के गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करना, सबसे पहले बल निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो दोनों के बीच वैद्युत बल कितना लगेगा, वैद्युत बल F इज इक्वल टू निर्वात में रखा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होगा बेटा, यस बिल्कुल। तो F इज इक्वल टू यहां पे जाएगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो E से इसको रिप्रेजेंट करना, FE इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, अभी हमने डिस्कस किया था, इंटू Q 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 डिवाइड बाय R। दूरी कितना दे रखा है, देखो R इज इक्वल टू आपका दे रखा है यहाँ पे 5.3 गुणा 10 की घात माइनस का 11 मीटर। तो यह 5.3 गुणा 10 की घात माइनस का 11 मीटर का स्क्वायर, है ना। देखो अब इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे क्या करोगे बेटा, इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये पूरा आ जाएगा आपका, देखो 9 इंटू 16 इंटू 16 का स्क्वायर कितना 256, तो 2.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 38। देखो 19 और 19 को जोड़ोगे तो कितना होगा 38, और प्लस का यहाँ पे 9, और देखो 11 दूना 22 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 22 डिवाइड बाय कितना 5.3 गुणा 5.3, ठीक है ना। अगर इसको सॉल्व करें, देखो तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा करीब, कैलकुलेटर से कर लो इसको सॉल्व, तो ये आपका 8.2 इंटू 10 टू द माइनस 8 न्यूटन। कितना लगेगा, Fe इज इक्वल टू आपका जाएगा 8.2 इंटू 10 टू द माइनस 8 न्यूटन हो जाएगा। अब यहां पे जो कह रहे कि इन बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। G बराबर दे रखा 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11 मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर Kg पर सेकेंड स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपका 9.1 इंटू 10 टू द पावर 31 Kg है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.67 इंटू 10 टू द माइनस 27 Kg, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका इतना दे रखा है, ठीक है ना। देखो अगर हम इस पे गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं तो दिया है प्रोटॉन का द्रव्यमान m1 बराबर 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 Kg, है ना। प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाए m2 इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31। दूरी r सेम रहेगा 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11 मीटर, है ना। और g का वैल्यू आपको पता है, g का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11, है ना, न्यूटन स्क्वायर। g का वैल्यू, न्यूटन स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर Kg स्क्वायर, ठीक है। तो देखो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो लगेगा Fg इज इक्वल टू क्या जाएगा, कैपिटल G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, कैपिटल M m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये Fg इज इक्वल टू, G का वैल्यू हो गया 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू m1 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 इंटू m2 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 डिवाइडेड बाय r का वैल्यू है 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, ठीक है। देखो अब इसको अगर सॉल्व करते हो यहाँ पे Fg इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये करीब आएगा आपका, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, सॉल्व कर देना, 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 47 न्यूटन आ जाएगा। सॉल्व कर लेना पूरा इसको, तो ये 3.7 इंटू 10 टू द पावर 47 न्यूटन आ जाएगा, ठीक। अब दोनों की तुलना करना है, दोनों की तुलना करना है, तो हम यहाँ पे तुलना करेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो
तो एफ ई डिवाइड बाय एफ जी इज इक्वल टू, देखो एफ ई कितना है हमारा, एफ ई का वैल्यू देखो यहाँ पे, एफ ई आया था हमारा 8.1 इंटू 10 टू द माइनस का 8, 8.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8, तो 8.1 इंटू 10 टू द माइनस का 8 डिवाइड बाय 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 47। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये करीब आएगा 2.2 इंटू 10 टू द पावर 39। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि एफ ई इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10 टू द पावर 39, 10 टू द पावर 39 एफ जी। मतलब जो वैद्युत बल है, वो वैद्युत बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 39 गुना ज्यादा है। मतलब आप कंपैरिजन कर सकते हो कि वैद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कंपैरिजन में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, कितना ज्यादा वो खतरनाक होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चंस कंप्लीट। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशंस। देख लीजिए आप एक बार इसको, अगर नहीं समझ में आया वीडियो को बैक करके आप एक बार दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशंस आप अपने तरफ तरीके से कर लेना इसको कैलकुलेशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल, जिसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो अध्यारोपण का सिद्धांत नेक्स्ट पार्ट पे हम डिस्कस करते हैं। तो इस पार्ट में बस इतना ही, और बाकी नेक्स्ट पार्ट पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे इस टॉपिक पे बेस्ड। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। इस पार्ट को आपने देख लिया, अच्छा लगा मुझे कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है और आपने इंजॉय भी किया, बहुत कुछ सीखा भी है आपने यहाँ पे, है ना। इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा भी है, और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके धार्मिक ज़रूर बनिएगा। धार्मिक बनने का मतलब है घंटे का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके। किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियोस नहीं मिल रहे हैं मेरे द्वारा बनाए हुए, तो आप यूट्यूब पे जाए, सर्च बार में लिखे, टॉपिक का नेम लिखे, आगे डाल दे एडुमी करके, अगर आप डालेंगे तो आपको टॉप में वीडियोस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप विद इन 1 सेकंड के अंदर आप वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। जस्ट आपको लिखना है टॉपिक का नेम, जैसे आप लिख दो कूलम का नियम और आगे डाल दो एडुमी, है ना, या आप डाल दो वैद्युत क्षेत्र और आगे डाल दो एडुमी। अगर वीडियोस टॉपिक पे होगा तो आपको टॉप पे मेरा वीडियोस मिल जाएगा। बाकी वीडियोस के लिंक का डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे आपको। प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है मैंने पूरा, आप प्लेलिस्ट पे जाओ, एक एक करके वीडियो सीक्वेंस में लगे हुए हैं, आप एक एक करके वीडियोस को देखिए और अपनी प्रिपरेशंस को करते रहे। बट जब भी आप वीडियोस को देखिए एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करने से नॉलेज स्किप हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए thank you so much and good night, take care and bye bye, love you everyone, thank you।